नमस्कार। आज हम फिर से बात करेंगे उत्तर प्रदेश की में खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जहां पे पहले चरण में यानी कि आज से 2 दिन बाद 8 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होने वाली है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बात किया था कि वहाँ के वोट 2014-2009 के इलेक्शन पैटर्न को, वोटिंग पैटर्न को लेके, लेकिन आज हम बात करेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्यों महत्वपूर्ण है। इसके 3 रीजन हैं कि इसलिए रोचक है उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश खासकर। एक कास्ट कम्युनिटी के तौर पे देखें तो ये जो एरिया है जिसमें मुजफ्फरनगर, बागपत, कैराना, शामली, ये सब डिस्ट्रिक्ट आते हैं, उनमें जाट बहुल एरिया है और खासकर बागपत, मथुरा, इन सब एरिया में जाटों की संख्या काफ़ी है। और जाट ऐसे तो पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 1.5% के आसपास है, लेकिन इस एरिया में जो कॉन्सेंट्रेशन है उनका, वो मुख्यतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही है। तो आप देखेंगे कई सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पे 30% से ज़्यादा जाट पॉपुलेशन वो होते हैं, इन कॉन्स्टिट्यूंसीज में आते हैं। जाट पॉलिटिक्स आज से नहीं, काफ़ी समय से फेमस है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो थे चौधरी चरण सिंह जी, इसी से उनके जो बेटे अजीत सिंह हैं और अभी जो उनके एक और नए जो जैन सिंह जी हैं, वो बागपत से चुनाव लड़ रहे हैं, अजीत सिंह जी मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ और जो इंडिकेट करता है, एक तो जाट डोमिनेंस इस एरिया में, दूसरा कि इसको, जैसा कि कुछ सोशल पॉलिटिकल साइंटिस्ट राजकमल सिंह, जील वर्नियर वगैरह ने भी अपने पेपर में लिखा है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है की पॉलिटिक्स है, वो एक तरीके से घरानों की पॉलिटिक्स रही है। चाहे आप अजीत सिंह, जैन सिंह की बात करें, क्योंकि वो चौधरी चरण सिंह जी के वंशज रहे हैं। फिर जो हाल ही में पिछले साल जो कैराना बाईपोल हुआ था, वहाँ भी जो तबस्सुम बेगम जी का चुनाव जीत के आई थी, वो भी एक मुनव्वर हसन जो काफ़ी पहले बड़े स्टॉलवर्ट लीडर हुआ करते थे, उनके ही परिवार से थी। उसी तरह सहारनपुर जाएंगे तो ये इमरान मसूद जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं उस एरिया में, वो भी मसूद फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं। और उनके चाचा जो हैं वो समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े लीडर हैं। तो कहीं ना कहीं वेस्टर्न यूपी जो है फैमिली, जो परिवार ओरिएंटेड जो पॉलिटिक्स है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी जो वेस्टर्न यूपी इसलिए भी महत्वपूर्ण है सोशियो इकोनॉमिक दृष्टिकोण से देखें तो ये वो जगह है जहाँ पे जब लेट 70s और 80s में जब भारत में हरित क्रांति हुई थी, तो पंजाब हरियाणा के साथ वेस्टर्न यूपी का वो इलाका था जहाँ पे काफ़ी बड़े मात्रा में प्रयोग किए गए थे और काफ़ी उसके एग्रीकल्चर में काफ़ी बेनिफिट हुए थे। इसका ये भी वजह था कि ये वो एरिया थे कि हरित क्रांति की वजह से यहाँ पे कैनाल सिस्टम, जो इरिगेशन सिंचाई, कैनाल इरिगेशन का काफ़ी प्रसार हुआ, और जिस वजह से क्या हुआ कि इन एरिया में समृद्धि आई। और तीसरी जो पहली थी कि वो एग्रीकल्चर लैंड पैटर्न से है, और वो देखा जाता है कभी बेस रहा करता था चौधरी चरण सिंह जी का, अजीत सिंह जी का, आरएलडी का, वो उसका वोट बेस सिर्फ जाट नहीं हुआ करते थे। दरअसल उस एरिया में जाट और मुस्लिम की काफ़ी बड़ी लगाव रहती थी, और वो जो लगाव थी, वो जो भाईचारा थी, वो एक पैटर्न था, लैंड का पैटर्न था। दरअसल जाट जो डोमिनेटेड थे, उनके पास ज़मीन ज़्यादा थे और बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे उनके, और उनके खेतों पे काम करने के लिए मुस्लिम लोग जो उस एरिया में हैं, इस एरिया में मुस्लिम भी काफ़ी बड़ी संख्या में हैं, वो टेनेंट के रूप में या बटाईदारा, और कहीं कहीं वो टर्म भाईचारा का भी टर्म दिया गया है कि उनके बीच ये एक पैटर्न होता था लैंड होल्डिंग का, जिस वजह से उन दोनों की लंबी एक सहभागिता रही और वो इलेक्शन में भी दिखती रही, जिस वजह से ये होता था कि आरएलडी एक का वेस्टर्न यूपी गढ़ हुआ करता था। लेकिन वो 2013 के बाद थोड़ी सी टूट गई। अब जो नए समीकरण बने हैं वो खासकर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आरएलडी जो एक बार फिर से आए हैं, तो कहा ऐसा जा रहा है बना करने की, ये तीनों पार्टियां कोशिश करने जा रही है कि जाट, मुस्लिम्स और दलित, इन तीनों को जोड़ के, और यादव भी, यादव हालांकि इस एरिया में काफ़ी कम संख्या में है, पूरे स्टेट्स के बहुत ही कम मार्जिन में है, जो लेकी, दोआब और रोहलखंड में की तुलना में, लेकिन मुस्लिम्स, दलित्स और जो जाट है, इनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। वो एक बार फिर से साथ आएंगे, ये कहना इतना आसान भी नहीं है। वो इसलिए भी आसान नहीं है कि जहाँ तक अभी हम बात कर रहे थे कि मुस्लिम्स और जाट की तो एक भाईचारा रही है जो 2013 में टूट गई थी, लेकिन इन कॉन्ट्रेरी इसके विपरीत दलित्स और मुस्लिम में
या दलित और जाट में उतनी नहीं पटी, और ये हमारा सोशल जो हायरार्की है, कास्ट हायरार्की है हमारे देश में, उसकी भी एक वजह है। दलित को हमेशा अछूत माना गया और उन्हें दूर रखा गया। दूसरी बात, उनके पास लैंड होल्डिंग भी नहीं थी, तो वो या तो लैंड लेबरर के रूप में काम करते थे या दूर ही रहते थे। तो अब जो नया आप देखेंगे, जब मैं 2017 में यूपी विधानसभा के चुनाव के दौरान भी देखा गया था, तो वहाँ भी कुछ मुस्लिम लोग कह रहे थे कि ये जो SC/ST एक्ट को लेके काफ़ी बवाल हो रहे थे कि इनके साथ कुछ भी कीजिए तो तुरंत SC एक्ट लगा देते हैं। तो एक कहीं ना थोड़ा सा मतलब वो भाईचारा जो मुस्लिम्स और जाट के बीच थी वेस्टर्न यूपी में, वो सेम चीज़ दलित्स और मुस्लिम्स के बीच नहीं है। तो अब चुनाव की वजह से ठीक लगभग 2 साल बाद फिर से वहाँ चुनाव होने जा रहे हैं। हालांकि पिछले एक साल से पहले ही से कैडर लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे समाजवादी और बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक साथ काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन वो क्या उस जो विद्वेष, जो मन में एक दुर्भावना थी, या हम कहें कि उतना मेल मिलाप की भावना नहीं थी दलितों और मुस्लिमों के बीच में, क्या वो इस बार हो पाएगा? क्योंकि अगर जब तक वो साथ नहीं आएंगे, उसके बगैर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और जो राष्ट्रीय लोक दल हैं, उनका जो ये महागठबंधन बना है, उसका पार पाना थोड़ी मुश्किल होगा। क्योंकि बीजेपी पिछले 2 लगातार इलेक्शंस में उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन सभी सीटों पे, लगभग 8 सीटों पे उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। और परफॉर्मेंस जब अच्छा रहने की बात है तो सिर्फ उन्होंने सीटें नहीं जीती, जबकि मार्जिन जो रहा है उनकी जीत का वो काफ़ी मैसिव रहा है। तो हमें देखना यही होगा जब 23 तारीख को रिजल्ट आएंगे, और वो सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि कौन जीता कौन हारा, उसके बियॉन्ड ये भी सोचने को मजबूर करेंगे हमें कि आखिर जो सोशल और कास्ट इक्वेशन है, वहाँ पे जो कास्ट कैटेगरी इक्वेशन है, जो रिलीजियस इक्वेशन है, वहाँ पे सेंटिमेंट है, वो किस तरीके से काम किया और क्या इस चुनाव में परिवर्तन ला पाया।